नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 5 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला जो हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे, एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है डेल्फर्ट द्वीप। अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वहां पे मछुआरा जो है, भारतीय मछुआरा, वो श्रीलंका के सीमा में पहुंच जाता है। इसी के लिए बड़ी संख्या में वहां पे मछुआरों की गिरफ्तारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है, लोकेशन जो है, सबसे ज्यादा जो मछुआरों की गिरफ्तारी की जाती है उसी लोकेशन को कहा जाता है डेल्फर्ट द्वीप, जो कि है पाक जलडम या फिर पाक स्ट्रेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, इसका लोकेशन देख लेंगे, ये बहुत ही महत्व रख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है नासा ने खोजा नया ग्रह। एक नया ग्रह खोजा गया है नासा के द्वारा जो लगभग 95% जिसका आकार जो है वो पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, और इस ग्रह का जो नाम है TOI 700E। ठीक है, ये याद रखिएगा, TOI 700E, जो लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पे, मतलब कि उत्तराखंड सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाली है। उसका अंतिम रिपोर्ट जो है वहां के CM पुष्कर सिंह को 2 फरवरी को सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेंगे। जैसे उत्तराखंड विधानसभा जो है वो फरवरी में अपने 4 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य के समान नागरिक संहिता, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने की संभावना जताई है। ठीक है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका मसौदा तैयार करने के लिए जो गठित राज्य द्वारा नियुक्त पैनल थी उसने 2 फरवरी को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, यह जो मामला शुरू हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो लगभग 2014 में शुरू हुआ था, 2014 के आम चुनाव में। उसी समय भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा था और उत्तराखंड में 2022 में, ठीक है, उत्तराखंड में लगभग 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे फिर से दोहराया गया और उस स्टेट में UCC को लागू करने की बात की गई। भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है गोवा। ये ध्यान रखिएगा, तो इसको हम लोग हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है बहुलवादी नागरिक समाज की ओर मार्ग, ठीक है, द पाथ टुवर्ड्स अ प्लूरलिस्ट सिविल सोसाइटी। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सिविल सोसाइटी होता क्या है। ठीक है, सिंपली जो सिविल सोसाइटी है उसको कहा जाता है उन समुदाय या फिर उन समूह को संदर्भित किया जाता है जो समाज में कुछ लोगों या कुछ मुद्दों के लिए समर्थन और वकालत प्रदान करने के लिए सरकार के बाहर कार्य करते हैं। जैसे कि सिंपली यही कहा जाता है जो सरकार के कुछ अव्यवहारिक नियम नीतियां जो अपनाई जाती है उसके विरुद्ध एक समाज का, एक व्यक्तियों का जो समूह खड़ा होता है उसी को मेनली समाज के भलाई के लिए संगठित किया जाता है और उसी को नाम दिया जाता है नागरिक समाज। तो ये ध्यान रखिएगा कि नागरिक समाज मतलब कि सिविल सोसाइटी और NGO, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक ही नहीं है। ठीक है, सिविल सोसाइटी और NGO दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि NGO जो है वो सिविल सोसाइटी का मात्र एक हिस्सा है। ठीक है, सिविल सोसाइटी वे सभी है जो सिविलियंस के भलाई के लिए, ठीक है, नागरिकों के भलाई के लिए एक संगठित रूप से कदम उठाया जाता है, भले ही वो सरकार के विरुद्ध क्यों ना हो। अभी ही देखा जा सकता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में धांधली चल रही है, लगातार जो ED का दुरुपयोग किया जाता है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है और यहाँ पे लगातार जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा इस क्षेत्र में भी आवाज उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन इतना महत्वपूर्ण कमीशन है जो किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी सरकार को गठित करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका निभाता है और उसी के जो सबसे मुख्य अधिकारी होती है उसके चयन में ही इतना हेर फेर किया गया है, एक पक्षीय बना दिया गया है। जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां होगी उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो मतलब कि कभी भविष्य में वो हट ही नहीं सकती है। अगर कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होता है तो चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो निष्पक्ष नहीं होगा। ठीक है, तो यही मुख्य कारण है और इन्हीं सभी कारणों से जो भी समाज के लिए अव्यवहारिक दिखाई देता है, अप्रासंगिक दिखाई देता है, उन्हीं के विरुद्ध ये सवाल उठाया जाता है नागरिकों के द्वारा। ठीक है, और ये नागरिकों का एक संगठन है, इसी को नागरिक समाज कहा जाता है। ठीक है, आज के डिस्कशन में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का है और ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, जरूर देखिएगा। और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल व्यू ही नहीं आ रहा है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ कमियां रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, कभी ना खत्म होने वाली मुसीबतें। भारत को निचली ट्रॉलिंग मतलब बॉटम ट्रैवलिंग कहा जाता है। इसमें सिंपली यही कहा जाता है कि समुद्र में जो जाल फेंका जाता है वो सबसे सी फ्लोर को टच करता है, वहां पे बड़ी मात्रा में मछलियां तो आती ही हैं और भारी सामान भी, भारी धातु भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी को रोकने के लिए 2017 में ही कानून बनाया गया था, फिर भी भारतीय मछुआरे जो हैं इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। तो यहीं पे श्रीलंका के द्वारा फिर से सवाल उठाया गया। तो ये दोनों जो है कोरिलेटेड है। डेल्फट द्वीप के पास ही लगातार देखा गया है कि भारतीय मछुआरा बॉटम ट्रॉलिंग करते नजर आए हैं, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है, नासा ने खोजा नया ग्रह, ठीक है, जो इंसानों के लिए हो सकता है दूसरी धरती। ये लगभग 95% आकार में बराबर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूरी है, कुछ चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं कि नासा के, क्योंकि कभी कभी ये चीजें पूछा जाता है कि कौन से मिशन ने एक नया ग्रह खोजा है। तो मिशन का नाम हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है। इसी मिशन ने एक नया ग्रह खोजा है और यह जो है एक चट्टानी ग्रह है, ठीक है, जो पृथ्वी के आकार का है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे पानी भी उपलब्ध होगी। अगर ऐसा हुआ तो यह जीवन के लिए एकदम बेहतर स्थान होगा, ठीक है। और यह ग्रह जो है वो धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका जो नाम है, इस ग्रह का नाम रखा गया है TOI 700E। यहाँ पे सारे सीरीज जैसे बी सी डी, ठीक है, सारे जो हैं वो अर्थ के ही आकार के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां, जैसे कोई 90% आकार का है, कोई 95% आकार का है, ठीक है। यही थोड़े थोड़े अंतर हैं इन सभी में। तो ये जो भी वर्तमान में सबसे ज्यादा मिलता जुलता जो ग्रह है, इसका नाम है TOI 700E, ठीक है, और जिसका आकार पृथ्वी का 95% है, ठीक है। और यह पृथ्वी से सिर्फ 5% छोटा है और यह चौथा ग्रह है। मतलब कि अगर वहां पे भी कोई तारा है जिसका परिक्रमा किया जा रहा है इस ग्रह के द्वारा, तो ये चौथा है, इसलिए ज्यादा गर्म भी नहीं होगा और ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, जिसे एक M बौने तारे का TOI 700 की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। और इन सभी ग्रहों को नासा के ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या फिर TESS मिशन में खोजा गया है, ठीक है। तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल है, ये एक लोकेशन है, ठीक है, डेल्फट द्वीप, देख सकते हैं फिगर में, पाक स्टेट है, उसी को कहा जाता है पाक जल डमरू, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाक स्टेट में ही है एक डेल्फट आइलैंड, ठीक है, जो कि नॉर्थ श्रीलंकन पार्ट है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का पार्ट है। तो इसी के बारे में देख लेते हैं। डेल्फट द्वीप जो है वो उत्तरी श्रीलंका के पाक जल डमरू मध्य में एक द्वीप है और इस द्वीप को अन्य द्वीपों के विपरीत माना जाता है, जिसका नाम जो है वो तमिल में रखा गया है, ठीक है। इसका एक और नाम है नेदुन थीबू, ये ध्यान रखिएगा, डेल्फट द्वीप को ही नेदुन थीबू, ठीक है, नेदुन थीबू भी कहा जाता है, ठीक है। डेल्फस द्वीप का जो समतल मैदान है, इसके मनमोहक दृश्य, यहाँ पे पर्यटक भी बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है। तो इस द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 62 किलोमीटर है और यह लगभग अंडाकार आकार का है और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई लगभग 6 किलोमीटर है। यही कुछ मुख्य बातें थी। सिंपली जो है लोकेशन ध्यान रखिएगा कि डेल्फट आइलैंड जो है वो पाक स्टेट में है सिचुएटेड। उसके बाद अगला आर्टिकल है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फरवरी में उत्तराखंड के विधानसभा में जो 4 दिवसीय सत्र होगा, उसी समय राज्य के समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने की संभावना है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा तैयार करने के लिए जो गठित राज्य द्वारा नियुक्त पैनल थी, उसने 2 फरवरी को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है वहां के CM पुष्कर सिंह धामी को, ठीक है, जो अंतिम रिपोर्ट थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में बीजेपी के द्वारा किया गया था, ठीक है, कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो UCC लागू करूंगा, ठीक है। उसी के बाद से 27 मई 2022 को उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव के समय फिर से UCC की बात की गई कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो राज्य में
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मुख्यतः लक्ष्य क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य क्या है? जैसे यूसीसी जो है वो विवाह, तलाक, गोद लेना, ठीक है, उसके बाद विरासत जैसे विषयों से संबंधित प्रत्येक धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए, ठीक है, जो अलग अलग व्यक्तिगत कानून होते हैं उसका एक समान सेट, ठीक है, तैयार करने के लिए ही यूसीसी को लाया जा रहा है। और सबसे पहले लाया गया था गोवा में, ऑलरेडी लागू कर दिया गया है यूसीसी। ठीक है, ये भारत का पहला स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 44 में है, ठीक है, जो कि डीपीएसपी में है, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और यह प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 4 का डीपीएसपी का हिस्सा है, जो हालांकि लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और अगर कोई भी राज्य चाहे तो इस पर कानून बना के उसे लागू भी कर सकता है, जैसे गोवा लागू कर चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे कि समान नागरिक संहिता होता क्या है? समान नागरिक संहिता जो होता है वो पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। और यह जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 जो है वो संविधान के भाग 4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 4 में है डीपीएसपी और उसके अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 37 में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत जो है वो शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति में होंगे। ठीक है, तो भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थितियों को जान लेते हैं। जैसे अधिकांश सिविल मामलों में भी भारत एक समान नागरिक संहिता का अनुसरण करता है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972। ठीक है, यहाँ पे यूसीसी की झलक दिखती है इन सारे कानून में। ठीक है, उसके बाद नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में इन नागरिकों कानूनों के तहत भी भिन्नता होती है। ठीक है, कुछ मामलों में इन कानूनों में कुछ भिन्नता भी है क्योंकि राज्यों द्वारा इनमें बहुत से संशोधन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से भी इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो यही कारण है कि बहुत से राज्य जो है वो केंद्रीय जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं वो अपने राज्य में लागू करने से कुछ संशोधन भी कर देते हैं। जैसे वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उत्पत्ति है वो ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1835 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में निहित थी। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों के संहिताकरण के एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसी के लिए सबसे पहले इसको शामिल किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। विशेष रूप से यह अनुशंसा की गई है कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। ठीक है, और व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि हुई। इसने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए विवश किया गया। ठीक है, आगे जो है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 बनाया गया, जो कि BN राव समिति के अनुशंसा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, जिसमें हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच निर्वासियता, अनिच्छा से उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अपनाया गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को जो हिंदू कोड बिल था 1956 उससे अलग रखा गया। ठीक है, अलग अलग इनके व्यक्तिगत कानून बनाए गए, जैसे मुस्लिमों का अलग से बनाया गया, ईसाइयों का अलग बनाया गया, पारसियों का अलग बनाया गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कुछ निर्णय जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के। तो एकरूपता लाने के लिए न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णय में कहा कि सरकार को हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो मामला था
वो था शाहबानोबाद, जो कि 1985 का निर्णय सबसे ज्यादा विवादित था। एक अन्य मामला जो था सरला मुद्रनवाद, जो कि 1995 का मामला था, जो विवाह के मामलों पर मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के बीच द्वि विवाह और संघर्ष के मुद्दों का समाधान करता है। तो ये दोनों मामले याद रखेगा, शाहबानो केस और सरला मुद्रन केस। ठीक है, तो शाहबानोबाद जो है वो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को भी इसी कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, और यह तर्क देते हुए कि 3 तलाक और बहु विवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार के भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। और केंद्र ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उन लोगों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के अनुपालन में नहीं आता है। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा सवाल उठाया गया था। तो इसकी आवश्यकता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्या है? तो सभी नागरिकों को, यहाँ पे देख सकते हैं सभी अलग धर्मों के नाम क्या क्या है और कब लागू किए गए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक है, काजी अधिनियम 1880, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला जो तलाकों पर अधिकार संरक्षण देता था वो 1986 में लागू किया गया। उसी में ईसाई का 1872 और पारसी का, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला हिंदू वाला है, उसका दूसरा मुस्लिम का है और तीसरा जो है ईसाई का है, क्रिश्चियन का है और पारसी का है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि क्यों आवश्यकता है, तो सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिए और सरकारी प्रयोजन, धार्मिक स्थलों, कार्यक्रमों के नियमों को संविधान में वर्जित किया जाना चाहिए। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि सभी स्थान को, सभी नागरिकों को एक समान माना जाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, धार्मिक विभाजन को कम करने में मदद मिलेगा, जो अभी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ रहता है। ठीक है, इससे बचा जा सकता है, क्योंकि भारत में जो है राजनीति का सबसे मुख्य मुद्दा है कास्ट और रिलीजन। ठीक है, और इसको समाधान के लिए ही हमें शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शिक्षित हो गए तो ये सारी जो कुरीतियां हैं ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रवर्तन कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, इससे कमजोर वर्गों को भी सुरक्षा प्रदान होगा और कानूनों को सरलीकृत करेगा और धर्मनिरपेक्षता के भाव को भी आगे बढ़ाया जाएगा और लैंगिक न्याय को भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चुनौतियां क्या क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी स्टेट के द्वारा लागू करने में, तो धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है यूसीसी। कई लोगों को यह आशंका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री का जो मॉडल है उसकी नकल कर रही है, जो एकरूपता पर आधारित है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा जो है वो धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है चुनौतियों के रूप में। उसके बाद आगे कहा जाता है कि भारत में लोगों की अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं, विविध धार्मिक प्रथाएं इसे हर धर्म के लिए बुनियादी मंच पर लागू करने के योग्य बनाती है। तो अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी लोगों के लिए यह गलत धारणा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगी और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है, सभी के लिए बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी बहुसंख्यक के धार्मिक प्रथा को मानने के लिए या अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये मुगल का समय नहीं है। ठीक है, जिस समय जैसे औरंगजेब के द्वारा कार्य किया गया था। लोगों में जो है वो अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति जागरूकता का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों की अनभिज्ञता। ठीक है, और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण है शिक्षा की कमी और गलत समाचार। ठीक है, फेक न्यूज का लगातार बढ़ता प्रसार सोशल मीडिया पे। ठीक है, आजकल मैक्सिमम लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही किसी भी न्यूज का ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है, सत्यापन करते हैं कि ये सही है या गलत है। तर्कहीन धार्मिक विश्वास की भी बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है जो जागरूकता का अभाव को दर्शाता है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति जानकारी नहीं है, शिक्षा की कमी है, फेक न्यूज, तर्कहीन धार्मिक विश्वास, ये सारे चीज जो है वो कहीं ना कहीं यूसीसी के प्रति जागरूकता का अभाव को दर्शाता है। उसके बाद सांप्रदायिक
राजनीति। ठीक है, कई विश्लेषकों का मत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जा रही है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में भी देखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अधिक है, हिंदुओं के ज्यादा से ज्यादा प्रसार के लिए भी ऐसा देखा जाता है, ऐसा राइटर के द्वारा सोचा जा रहा है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको भी एक तर्क का मुद्दा बनाते हैं, इसके विरुद्ध, यूसीसी के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक बाधा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो सभी को किसी भी धर्म को स्वतंत्रता से मानने का मूल अधिकार देता है, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसी में निष्कर्ष में क्या कहा जाता है, निष्कर्षतः इन सभी के हितों को पूरा करने में सफलता मिलेगी जब हम लोग सही तरीके से यूसीसी को किसी भी राज्य में लागू कर लेंगे। यूसीसी के लागू करने से विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत जैसे विषयों से संबंधित प्रत्येक धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए कानूनों का एक समान सेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेनली इससे समाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। राज्य में मुस्लिम महिलाओं की मांग को पूरा करते हुए यह विवाह, तलाक को नियंत्रित करने वाली प्रथाओं जैसे बहु विवाह, इद्दत, 3 तलाक को भी रद्द कर देगी। और यूसीसी के प्रति यह नया उत्साह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में है। ठीक है, और इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक प्रश्न से भी प्रभावित होने की संभावना है। तो यूसीसी को लागू करने से जितने भी धर्म से संबंधित विवाद होते हैं, ठीक है, असहिष्णुता फैलती है, उससे सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, और जो भी धर्म के नाम पे उत्पीड़न होता है किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, हिंदुओं में भी 4 वर्ण हैं, वहां भी जो निचली जातियां हैं वहां पे भी अनेक समस्याएं रहती है, मुस्लिमों में भी यही हाल है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है। ठीक है, हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई निचली जाती है, जितने भी भारत में धर्म बनाए गए हैं हर एक जगह कास्ट सिस्टम बना दिए गए हैं। ठीक है, तो यूसीसी के लागू होने से इस तरह की कुरीतियों से बचाने में हमें सफलता मिलेगी। इससे क्या होगा कि सभी जो समाज के लोग हैं वो एकजुट होने में सफल होंगे, और जैसे ही एकजुट होंगे तो विकास तेजी से होगा। ठीक है, सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें उत्तराखंड सरकार जो है वो इस फरवरी के महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेगी। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है द पाथ टुवर्ड्स अ प्लूरलिस्ट सिविल सोसाइटी, ये भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जिसमें बताया जाता है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के बारे में, कि अगर सरकार कोई भी गलत कार्य कर रही है, अव्यवहारिक कार्य कर रही है या फिर अप्रासंगिक कार्य कर रही है, ठीक है, जैसे महंगाई पे लगातार सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा और भी बहुत से काम किए जा रहे हैं, जैसे ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सही नहीं है, और अगर सही है तो उसको डायरेक्ट दिखाए ना कि किस बेस पे आप लगातार जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, खास के सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी नेताओं पे। ठीक है, उसके बाद मैं हर बार बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, और जिसका जो इलेक्टिंग पैनल है, ठीक है, जो चयन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वही कहीं ना कहीं एक पक्षीय हो गया। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ के पक्ष में होगा, क्योंकि वहां जो 3 लोग होंगे, ठीक है, 3 लोग होंगे, उसमें से 2 जो होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे। ये भी कहीं ना कहीं पूर्णतः अव्यावहारिक है। ठीक है, ये पूर्णतः जो है भारत के लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। तो इसके विरुद्ध भी लगातार जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। तो सिविल सोसाइटी जो है, एनजीओ जो है, वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि नई संसद जो अभी नया संसद जो उद्घाटन किया गया, तो जैसे ही पहले दिन जब सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में गए तो उन सदस्यों को भारतीय संविधान की एक नई प्रति जो है वो उपहार में दी गई। यहाँ पे मुद्दा यह है कि जो उपहार में नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, उसमें प्रस्तावना से, प्रियम्बल से 2 शब्द गायब थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। तो इसी पे राइटर के द्वारा यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, वहां से तो आप नए संविधान से तो गायब कर दिए ये दोनों शब्द को। ठीक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नागरिक समाज इसी बात पे बहस कर रहा है। ठीक है, कि क्या इनमें से कोई भी शब्द जो है वो संविधान की सच्ची भावना को परिभाषित करता है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार जो है, जैसा भारत का माहौल देखा जा रहा है, हिंदुत्व को लगातार बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, समाजवाद का
बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि उस बहस की खूबियों पर जाए बिना इंगित करने के लिए एक काफी हद तक अनसुलझा ये पहलू है, ये जो दो शब्द गायब किए गए हैं। तो जो ऐसी किसी भी विचारशील जांच का आधार होना चाहिए, जो प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों का अर्थ है हम लोग, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, ऐसे ही शुरू होता है। तो हम जैसे ही आ गया ना, तो सभी लोगों के हितों की बात की जा रही है इस संविधान में। जैसे यहाँ पे सिंपली कहा जाता है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, मतलब कि शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ कंपीटिंग ग्रुप वेइंग फॉर पावर, नो वन ग्रुप डोमिनेट्स ऑल द टाइम। यहाँ पे सिंपली क्लियर कहा जाता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो है वो हमेशा से डोमिनेट नहीं करेगा। और ये जो अप्रासंगिक जो चेंजेस किए जा रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन में या फिर ईडी का अव्यवहारिक हो गया है, और भी रिलीजन के संबंधित जो समस्याएं आ रही है, तो यही बात कहा जा रहा है अगर किसी समय दूसरे विचारधारा वाले अगर केंद्र सरकार में आ गए तो फिर कैसे बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए बैलेंस को क्रिएट करने के लिए बैलेंस इज क्रिएटेड बाय कंपीटिंग एंड कोयलेटिंग, ठीक है। समाज सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिस्पर्धी समूहों से बना है, ठीक है। कोई भी एक समूह हर समय हावी नहीं रह सकता और प्रतिस्पर्धा और गठबंधन से संतुलन बनाना आवश्यक है। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि गठबंधन की बहुत आवश्यकता है, दूसरे के विचारों को भी सम्मान करने की आवश्यकता है, ठीक है। हमेशा से सोच एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। इसी में आगे कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं संवैधानिक विद्वान सर्वानी सेन, उनका ही ये बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसी बुक के आधार पर कहा जाता है, इसमें तर्क दिया गया है कि संविधान की क्रांतिकारी क्षमता लोकप्रिय संप्रभुता की इसी भावना में निहित है कि वह देखती है कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार और संवैधानिकता के साथ इसका संबंध जो है वो पूर्व औपनिवेशिक काल, ठीक है, जब वेस्टर्न कंट्रियां भारत पे शासन करने नहीं आई थी, जैसे पुर्तगाल आई 1498 से पहले की बात की जा रही है, ठीक है। तो पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय राजनीति विचार में अंतर पीढ़ीगत प्रवचन के परिणाम स्वरूप कैसे विकसित हुआ, ठीक है। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी संविधान के अधिनियम की व्याख्या प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेताओं के बीच दशकों से चली आ रही जो बातचीत है उसकी प्रक्रिया में ही परिणति के रूप में कर सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी पूजा करने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, और समानता, स्थितियों की समानता, अवसर की समानता सुनिश्चित करने के संदर्भ में गणतंत्र, जो सबसे उच्च पद है भारत का, वो सभी नागरिकों के लिए खुला है, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है कि गणतंत्र के वैधीकरण के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। परंतु वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया भारत में। जब राजनीतिक समुदाय की संप्रभुता को केवल राज्य की संप्रभुता तक ही सीमित कर देता है, तो हम ऊपर दिए गए संवैधानिक वादों को, जो भी यहाँ पे प्रस्तावना में वादा किया गया है, वो आकाश में तैरती अस्पष्ट आकांक्षाओं के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो संविधान केवल तभी तक हमारे लोकतंत्र में एक जीवित शक्ति बना रह सकता है जब तक हमारे अंदर हम लोगों की भावना है, हमारे अंदर सभी को एक साथ उनके हितों की रक्षा करने हेतु कार्य करने की जो क्षमता है, इसी के लिए जो है वो नागरिक समाज उभर कर खड़ा हुआ है, ठीक है। सिविल सोसाइटी मेनली इसका कार्य यही है, जो भी अव्यवहारिक कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उससे बाहर निकलकर, ठीक है, उनके विरुद्ध सवाल खड़े करना और समाज के हित के लिए कार्य करना, ठीक है। तो यहीं पे नागरिक समाज को हम लोग अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि नागरिक समाज उन समुदाय और समूहों को संदर्भित करता है जो समाज के कुछ लोगों या फिर मुद्दों के लिए समर्थन करता है और वकालत प्रदान करने के लिए सरकार के बाहर कार्य करता है, ठीक है। जैसे सिविल सोसाइटी संगठन हो गया, सामुदायिक समूह हो गया, एनजीओ हो गया, श्रमिक संघ हो गया, इस तरह के जो होते हैं बहुत से संगठन जो होते हैं वो नागरिक समाज के हिस्सा होते हैं, ठीक है। स्वदेशी समूह हो गया, ठीक है, धर्मार्थ संगठन हो गया, आस्था आधारित संगठन, पेशेवर संघों, फाउंडेशनों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। और ये जो डिफिनेशन दिया गया है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है। तो पहली बार
विश्व स्तर पे सिविल सोसाइटी शब्द जो है वो 1980 के दशक में लोकप्रिय हुई, जब इसे विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में सत्तावादी शासनों को चुनौती देने वाले गैर राज्य आंदोलन के साथ पहचाना जाने लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिविल सोसाइटी शब्द जो है वो वैश्विक स्तर पे पहली बार 1980 में लोकप्रिय हुआ। तो सिविल सोसाइटी को एनजीओ के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एनजीओ जो है वो सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है। हालांकि वे सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीति में नागरिक भागीदारी को सक्रिय करने और नीति को आकार देने या प्रभावित करने में महत्वपूर्ण और कभी-कभी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, एनजीओ के द्वारा कहा जा रहा है। फिर भी वो जो है सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो सिविल सोसाइटी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें राज्य और बाजार के बाहर मौजूद सभी संगठन और संघ भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें भारत के राष्ट्र निर्माण और सुशासन में सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि नागरिक समाज जो है वो संगठन, आपसी सामंजस्य, सामान्य दृष्टिकोण, ठीक है, ज्यादा नेटवर्किंग के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और लोकतांत्रिक स्वाभाविक रूप से ऐसे सहयोगात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नागरिक समाज की बात की जा रही है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अपने नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ या यूनियन बनाने के अधिकार को भी स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। ठीक है, और यह जो है विकास के राज्य और बाजार आधारित मॉडल दोनों की अपर्याप्त पाए गए और यह एहसास बढ़ गया कि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में स्वैच्छिक क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। अब उन्हें प्रगति में भागीदार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए वर्तमान समय में जो है कि बहुत से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं केंद्र सरकार को जहां पे दबाव डाला जाता है नागरिक समाज के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसे प्रगति में भागीदार के रूप में देखा जाता है। सुशासन के लिए क्या किया जा रहा है, तो सुशासन में नागरिक समाज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक सहभागी लोकतंत्र नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। ठीक है, इसलिए सरकार सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेती है। नागरिक समाज सरकार और शासितों के बीच बातचीत के एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुशासन के लिए नागरिक समाज को सशक्त बनाना जरूरी है। तो सुशासन के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे सिविल सोसाइटी को व्यापक रूप से एक आवश्यक तीसरे क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसकी ताकत जो है वो राज्य और बाजार का सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए नागरिक समाज को सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में भी देखा जाता है, जैसे पारदर्शिता, प्रभावशीलता, खुलापन, जवाबदेही, ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागरिक समाज जो है वो सामाजिक पूंजी के माध्यम से कार्य करता है। लोगों की अपने सामान्य दीर्घकालिक हित में स्वेच्छा से एक साथ कार्य करने की क्षमता को प्रस्तुत करता है, जो एक सजातीय समतावादी समाज में सामाजिक पूंजी मजबूत होती है। ठीक है, जिससे कि सभी लोग एकजुट होते हैं। शुरुआत से यही बात बोली जा रही है। ठीक है, तो भूमिकाएं क्या क्या की जा रही है, जो सुशासन, सशक्तिकरण, समाज के सशक्तिकरण के लिए भी सिविल सोसाइटी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जैसे नीति विश्लेषण और वकालत करने के लिए, राज्य के प्रदर्शन और सार्वजनिक अधिकारों की कार्रवाई और व्यवहार के विनियमन और निगरानी के लिए। मेनली जो है बहुत सी चीजें जो जटिल होती है उसको जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए भी नागरिक समाज के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, राजनीति और सार्वजनिक मामलों में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र विशेष रूप से जनता के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों को संगठित करती है। ठीक है, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करती है। विकास कार्य द्वारा अपने और अन्य समुदायों की भलाई में भी सुधार करने की कार्य की जा रही है। नागरिकों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों के बारे में और सरकार को लोगों की नब्ज के बारे में भी शिक्षित करती है। मतलब कि सरकार को भी यहाँ पे जागरूक किया जाता है कि जमीनी स्तर पे अगर वो सही तरीके से मूल्यांकन या विश्लेषण नहीं कर पा रहा है तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जो है ये कार्य करती है कि मेन जो समस्या क्या है। ठीक है, समस्या को अगर आप जानेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए भी सिविल सोसाइटी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। और उन क्षेत्रों और लोगों तक सेवा प्रदाता जहां आधिकारिक प्रयास हो या फिर सरकार के एजेंडा के रूप में पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पे भी उस तरह के इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकार दिखाए गए हैं सिविल सोसाइटी के, ठीक है, ये जो दिया गया है सेकेंड ARC रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित पंजीकृत समितियां, धर्मार्थ संगठन और ट्रस्ट, स्थानीय हितधारक समूह, माइक्रो क्रेडिट और
थ्रिफ्ट एंटरप्राइजेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्यावसायिक स्वनियामक निकाय, सहकारिता, बिना किसी औपचारिक संगठनात्मक संरचना वाले निकाय। तो ये सारे जो हैं वो टाइप्स हैं। सरकार ने तीसरे क्षेत्र के संगठनों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो इसी मार्गरेट राइटर के द्वारा कहा जाता है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में एक प्रगतिशील नागरिक समाज केवल बहुलवादी नागरिक समाज ही हो सकता है यदि यह प्रत्येक समाज की स्वतंत्र और समान भागीदारी पर आधारित हो। तो किसी विशेष समुदाय को सामाजिक रूप से पिछड़ा या बौद्धिक रूप से हीन मानना अनिवार्य रूप से तेजी से अज्ञात गौरव में बदल जाता है। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। तो इस प्रकार बहुलवादी नागरिक समाज की दिशा में रास्ता जो है वो ईमानदार और आत्मविश्लेषणात्मक बातचीत के माध्यम से बनाया जाना चाहिए, और यह उथला नहीं बल्कि संवाद का सामान्य तरीका है, बहस का एक रूप जो वस्तुनिष्ठ रूप से सही ज्ञान की, ठीक है, ये कार्य किए जाते हैं सिविल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से सही ज्ञान की रूपरेखा प्राप्त करने पर केंद्रित है। लेकिन गांधी जी, अंबेडकर जी और विचारशील लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांतकारों द्वारा बल दिया गया कि संवाद जो है उसका विशेष रूप अन्य की स्थिति को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, खुद के परिवार के अलावा अन्य की स्थितियों को प्रयास करना है सुधारें। ठीक है, और दूसरे की चिंताओं और विश्व दृष्टिकोण के साथ इन सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव के माध्यम से हम अपनी आत्म समझ की एक स्थिर नींव बना सकते हैं, जिससे वास्तविक एकजुटता की संभावनाएं खुल जाती है। और इसका विकल्प जो है एक नागरिक समाज है जिसमें अंधराष्ट्रवादी जितने भी, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी का ही एग्जांपल है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी मोदी करते रहते हैं। वो बहुत सी चीजें जानते भी नहीं कि क्या कार्यक्रम बनाया जा रहा है, क्या प्रोग्राम लाया जा रहा है। ठीक है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी सरकार हो। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें। सही बात है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अभी जो 4-5 कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं दिखता है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी दिखता है। उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है जिसमें अंधराष्ट्रवादी गौरव से परे थोड़ा आत्मज्ञान है, और ऐसा और एक तेजी से सत्तावादी राज्य की दासी बनने से परे थोड़ी एजेंसी है। मतलब कि सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है उसी की बात की जा रही है कि वो कितना महत्वपूर्ण है किसी बेहतर समाज के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं। ठीक है, मुझे किसी भी पार्टी से कोई खास मतलब नहीं है। जो भी पार्टी बेहतर कार्य करेगी, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकली व्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ बोले। हमें ऐसा आंसर लिखना है जिसमें कहीं से पता ही नहीं चले कि हम किस पक्ष में हैं। ठीक है, तो आंसर में कभी भी पॉलिटिकली व्यू नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदुत्व को ज़्यादा मानता हूँ, इस्लाम को ज़्यादा मानता हूँ, ईसाई की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता हूँ। ये सारी चीज़ें आंसर्स में नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये मेनली जो है कहा जा रहा है कि भारत के जो मछुआरे हैं, खासकर तमिलनाडु के मछुआरे जो हैं, वो श्रीलंका के क्षेत्र में लगातार मछली पकड़ने जाते हैं और उनकी सीमा का उल्लंघन कर देते हैं। वो इसलिए श्रीलंकाई जो सेना होती है, नेवी होती है, वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो इसी की समस्या लगातार झेलते हैं भारतीय मछुआरे। यहाँ पे एक वर्ड जो लाया जा रहा है बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग हम लोग देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो फिगर में है ये बॉटम ट्रॉलिंग है। अगर यहाँ है तो ये सी फ्लोर है। ठीक है, सी फ्लोर तक पहुंच जाता है इसका जाल। तो ये मछलियों के साथ साथ ये सारी चीजें भी ले जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का हनन होता है। इसी के लिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, फिर भी भारतीय मछुआरे जो हैं इसका उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। उच्चतम स्तर पर राजनयिक हस्तक्षेप के बावजूद पाक जलडमरू, हम लोग पहले ही लोकेशन देख चुके हैं। ठीक है, पाक जलडमरू में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी और सशस्त्र नागरिकों, वहाँ के नागरिक जो हैं वहाँ उस क्षेत्र में जो है वो समुद्र के बीच उन पर हमले भी करते हैं। ठीक है, तो सच है कि भारतीय मछुआरे मछली की तलाश में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और श्रीलंकाई तमिल मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस वर्ष संख्याएं चौंका देने वाली है। अवैध शिकार के आरोप में, ये देख सकते हैं ना, इसी को हम लोग आज डिस्कस किए हैं लोकेशन में कि डेल्फट द्वीप। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि अवैध शिकार के आरोप में डेल्फट द्वीप के पास शनिवार को 23 मछुआरों की हिरासत और 2 ट्रोलरों, ठीक है,
यही जो ट्रोलिंग की जा रही थी, जो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, 2 ट्रोलरों की जब्त किया गया और इस साल अब तक गिरफ्तारी किए गए लगभग 69 लोग हो गए हैं, जबकि पिछले साल इसकी संख्या 240 थी और खास के डिल्फट द्वीप के पास। ठीक है, तो 2013 के बाद से श्रीलंकाई अधिकारियों ने कुछ मछुआरों को, यहाँ पे लगातार दोनों सरकार कहीं संबंध बनाती है, मीटिंग करती है, उसके बाद फिर से कुछ मछुआरों को छोड़ा जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, यही बात चलता रहता है। ठीक है, कई महीनों के लिए न्यायिक हिरासत में भी इन मछुआरों को भेज देती है। यहाँ पे सरकार को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मछुआरों के परिवार को समस्या होती है, उनकी आजीविका छिन जाती है। जितने दिन तक वो जेल में रहते हैं, उनके परिवार का खाने का सोर्स, आय का स्रोत जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तो इस पे सोचना होगा। ठीक है, इस साल पिछले साल गिरफ्तार किए गए 12 मछुआरों सहित 34 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 45 से अधिक अभी भी वहां हिरासत में है। तो समुदाय के लिए चिंताजनक बात यह है कि उनके महंगे मछली पकड़ने के जाल और जहाज भी जब्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत मेहनत से उसे खरीदते हैं, ठीक है, और उसे जब्त कर लिए जाते हैं श्रीलंका के द्वारा। तो इस साल 10 नाव को जब्त किया गया है श्रीलंकाई सरकार के द्वारा, और जब तक इन नौकाओं को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से या फिर राजनयिक वार्ता के बाद छोड़ा जाता है, तब तक अधिकांश जो नाव जो होती है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, जो समुद्र में चलने योग्य स्थिति में नहीं होती है, या फिर जाल जो होता है वो उपयोग के योग्य नहीं होता है। यही बातें यहाँ पे इसमें मेनली कहा जाता था। तो लोकेशन हम लोग देख लिए, ठीक है, और कुछ अधिनियम देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीलंका अपने उत्तरी प्रांत के मछुआरों पर तमिलनाडु के मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव भी डालता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि श्रीलंका द्वारा जो नॉर्थ के वहाँ के मछुआरे हैं श्रीलंका के, उन पे दबाव डालता है, उनको प्रेरित करता है कि जो भारतीय मछुआरे अगर नजदीक भी दिखे तो उन पे अटैक कर दो, जिन पर उनका आरोप है कि वे विनाशकारी, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, विनाशकारी निचली मछली पकड़ने की प्रथा का सहारा लेते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है बॉटम ट्रॉलिंग। यह प्रथा जो है वो जुलाई 2017 से देश द्वारा प्रतिबंधित है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि जुलाई 2017 से ही जो बॉटम ट्रेवलिंग का प्रैक्टिस है उसे बैन कर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, परंतु भारतीय मछुआरे अभी भी उपयोग कर रहे हैं। जबकि भारत ने पाक स्ट्रेट में निचली मछली पकड़ने वाले, मतलब कि बॉटम ट्रॉलिंग की मछली पकड़ने की प्रथा को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन नीली क्रांति योजना के तहत खाड़ी और मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम ट्रॉलर जो है अभी भी सक्रिय है। ठीक है, भारत में अभी भी सक्रिय है, लेकिन श्रीलंका ने उस पर प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो मछुआरों को भी एक व्यवहारिक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तमिलनाडु समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम 1983 के तहत कहा गया कि मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तट से केवल 3 समुद्री मील से अधिक दूर तक मछली पकड़ने की अनुमति है। ठीक है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 समुद्री मील तक ही मछली पकड़ सकते हैं, क्योंकि धनुषकोडी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के बीच की दूरी केवल 9 समुद्री मील है, तो उल्लंघन होते रहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा बिंदु जिसे श्रीलंकाई नौसेना को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जोर दिया था कि मछली पकड़ने पर तनाव को मानवीय चिंता के रूप में संभालना चाहिए। दुर्भाग्य से किसी भी पक्ष ने मुद्दे से निपटने में निरंतरता का प्रदर्शन नहीं किया है। नवंबर 2016 में देश ने मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह पर सहमति व्यक्त की थी, जिसकी बैठक हर 3 महीने में होगी और मत्स्य पालन मंत्रियों की द्विवार्षिक बैठक भी होगी। ठीक है, उसी की बात की जा रही है, फिर भी बैठक भी नहीं हो पाती है। आखिरी बैठक जो हुई थी मात्र 2022 में हुई थी। तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस और लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि बॉटम ट्रोलिंग को रोका जा सके। ठीक है, और आपसी करुणा, दोनों देश को बीच में जो संबंध है वो बेहतर बने रहे और समय समय पर बातचीत होते रहे, जिससे कि इस मछुआरे का जो जीवन है वो प्रभावित ना हो। ऐसा ना होने पर जो पाक स्टेट है, पाक जलडमरू है, वहां भारतीय मछुआरों के लिए खतरनाक क्षेत्र बन जाता है। तो इसलिए सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आर्ट एंड कल्चर से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वे गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी थे तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा स्टेटमेंट है, 1947 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, 1963 में उन्होंने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कौन थे ये?
जिनका ये व्यक्तिगत वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवत राव भगवान दास कृपलानी। नाम याद रखिएगा, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेन्ना केशव मंदिर हाल ही में सुर्खियों में था, यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है चेन्ना केशव मंदिर। यह ध्यान रखिएगा, यह होलसेल शासक के द्वारा 1116 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसमें चोल पर अपनी विजय की स्मृति में बनाया गया था। तो याद रखिएगा, चोल पर अपनी विजय की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, सिर्फ और सिर्फ जो लिंगराज मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, और ये जो है निर्मित है लाल पत्थर से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और लिंगराज मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें रामसार स्थल और राज्य दिए गए हैं, इसको सही तरीके से सम्मिलित करना है। पहला जो है अंशुपा झील, दूसरा जो है नंदा झील, तीसरा जो है सिरपुर आर्द्रभूमि, चौथा जो है तंपारा झील। तो कौन कौन से स्टेट में है ये, इसको सही तरीके से सम्मिलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 जो है वो सही सम्मिलित है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अंशुपा झील जो है उड़ीसा में है, यह राज्य में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है, राज्य में। उसके बाद नंदा झील जो है वो गोवा में है, करचोरम नाम है स्थान का, जहां पे मीठे जल का झील है। और मध्य प्रदेश में है सिरपुर आर्द्रभूमि। ये तीनों सही है। और उसके बाद तंपारा झील जो है वो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उनका जन्म अविभाजित बंगाल के कुश्तिया जिले के काया गांव में हुआ था। जब वह कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने हैजा प्रभावित कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों में भाग लिया था। अरविंद घोष द्वारा उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए समर्पित युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु गुप्त समाज का नेटवर्क बनाने का कार्य सौंपा गया था, और इस नेटवर्क को बाद में युगांतर के नाम से जाना गया। उन्हें अलीपुर बम केस और हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1912 में वह कलकत्ता में जर्मन क्राउन प्रिंस से मिले और भारत में विद्रोह के माध्यम से समाजवादी सरकार के गठन हेतु हथियारों की मांग की। तो क्या हो जाएगा, किनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जतीन्द्र दास मुखर्जी। ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस 5 आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।